हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम क्या करने वाले हैं? चैप्टर नंबर थर्ड। क्या करने वाले हैं? चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। एक ही बार में आप क्या कर सकते हो, सारी चीजों को समझ भी सकते हो और सारी चीजों को अपने दिमाग में रख भी सकते हो। बस आपको क्या करना है, एक एक चीज जो आपको बताई जा रही है ध्यान से सुनना है। कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए और आपको मैट्रिक्स एक ही बार में सारा कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, उसे मैंने अभी नहीं कराया है। क्यों नहीं कराया है? क्योंकि चैप्टर फर्स्ट हो गया है। 11th का जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है, उससे आपका 12th का जो चैप्टर नंबर सेकंड है डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अभी हमारा 11th का जो चैप्टर नंबर हमारा थर्ड है, सॉरी, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले वो हो जाए, इसके बाद मैं चैप्टर नंबर सेकंड की ओर मूव करूंगी। तब तक मैंने सोचा कि आपको क्या है, आगे का पढ़ाया जा सकता है, इसीलिए मैंने चैप्टर 3 का रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। ठीक है। क्लासरूम रूल्स क्या है कि वीडियो हमें क्या करना है, कंप्लीटली देखनी है। जब भी आप किसी का एजुकेशनल वीडियो देखो, मतलब पढ़ाई वाला देखो, तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, ताकि आपको समझ आए कि हम चीजें कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे जाके एंड कर रहे हैं। हमें क्या समझ आया, क्या फ्लो है, क्या लॉजिक है। ठीक है। नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, ताकि कोई भी चीजें आपको क्या करना है, की पॉइंटर्स में आप नोट कर सको। कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग मिलता है तो आप उसे नोट कर सको। ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहना है ताकि वो चीजें भूले नहीं। ठीक है। हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ चुके हैं, उसको जरूर से जरूर आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि उसमें थ्योरी ज्यादा है और बहुत बार होता है कि हम उसे भूल जाते हैं। उसके क्वेश्चंस बहुत छोटे होते हैं, देखकर हमें लगता है कि हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, जाकर कमेंट कर सकते हो। तो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्राइसेस। हम मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। मैट्राइसेस का मतलब होता है मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, कितनी प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं, हम वो भी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। क्या होती है मैट्रिक्स? देखो, अगर मैं आपको बोल रही हूं कि मान लो कोई मोहन नाम का व्यक्ति है। क्या है? मोहन। मोहन हैज 3 पेन्स। ठीक है। मोहन के पास कितनी पेन है? 3 पेन है। तो जब आप मैट्रिक्स में लिखोगे तो ये मैट्रिक्स का क्या होता है, सिंबल होता है। और 3 पेन है, इसका मतलब 3 हो जाएगा। यहां अब हमारे पास ये नोन है कि यहां क्या होगा, मोहन होगा। और ये 3 जो क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन्स की। तो हम यहां साइड क्या लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, पेन है। ठीक है। अब मैंने अगर बोल दिया कि मोहन के पास, इसी चीज को मैंने बोला कि मोहन हैव सॉरी 3 पेन्स एंड 5 बुक्स। मैंने क्या बोल दिया कि मोहन के पास कितनी पेन है, 3। कितनी बुक्स हैं, 5। तो यहाँ पे हमारा मोहन था और ये हमने लिखा 3, यहाँ आ गया हमारा पेन और यहाँ आ गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा बुक्स। और इसे हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट में। ठीक है। तो ये 3 और 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोहन के पास 3 क्या है, पेन है, और 5 क्या है, बुक्स है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक हमारे पास क्या है, ब्लॉक है और एक रेक्टेंगुलर तरीके का है। अब मान लो मैंने ये बोल दिया कि मोहन हैज 3 पेन्स and 5 books and सीता हैज, सीता के पास क्या है, 5 पेन्स एंड 7 बुक्स। ठीक है। मैंने ये लिख दिया। तो अभी हम कैसे लिखेंगे, यहां मोहन था, हमारा मोहन था ना,
यहाँ हमारी पेन थी और यहाँ हमारी बुक थी, ठीक है। तो मोहन के पास कितनी थी, 3 थी, और बुक्स कितनी है, 5। अब एक और नया हमारे पास वेरिएबल नाम इंट्रोड्यूस हो गया है, सीता। क्या इंट्रोड्यूस हो गया है, सीता। यहाँ पे हमारे पास क्या था, मोहन था, ठीक है। और हमारे पास देखो कितनी क्वांटिटी क्या क्या है, किस चीज की है, पेन की है, बुक्स की है, यहाँ भी पेन की है, यहाँ पे भी बुक्स की है, ठीक है। तो हम इसे भी कैसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सीता, और यहाँ पे लिख देंगे 5, और यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। ये इसको हम बंद कर देंगे किससे, एक ब्रैकेट से बड़े, और यही हमारे पास क्या कहला जाता है, अरेंजमेंट। क्या कहला जाता है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि हम कैसे एलिमेंट्स को, किसी क्वांटिटी को हम अगर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर जाते हैं। अब हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन को क्या कर सके, हम इजीली सॉल्व कर पाए। आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, x + 2y = 0, देन आपने पढ़ा होगा 2x + y = 0, ऐसे करके इसे सॉल्व करने के लिए। अब मान लो मैंने बहुत सारी इक्वेशंस दे दी, बहुत सारे वेरिएबल्स दे दिए, ठीक है। जैसे कि इसी में मैंने मान लो u भी ऐड कर दिया, इसमें भी मान लो मैंने 2u ऐड कर दिया, फिर मान लो मैंने w ऐड कर दिया, इसमें मान लो 5w ऐड कर दिया। अब क्या हो गई, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो गए, इक्वेशंस हमारे पास 2 हैं, और हम क्या कर सकते हैं, और लिख सकते हैं 5u + 3v + x + y = 0। मान लो मैंने लिख दिया 3u + 5w + x + 2y = 0। तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, देखो u v w x y, 5 वेरिएबल्स है। इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 4 है। तो इससे क्या होगा कि हम मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, इजीली हम इसके सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स, या फिर 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स का पढ़ा होगा अपनी क्लास 10 तक, लेकिन जब ज्यादा वेरिएबल्स, मोर देन 3 वेरिएबल्स और मोर देन 3 इक्वेशंस आती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, मैट्रिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक बहुत ही मैथमेटिकल टूल, मतलब बहुत ही अच्छा मैथमेटिकल टूल है, जो कि हमारे कैलकुलेशन को क्या करता है, इजी करता है, ठीक है। तो क्या मैम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम ऐसे बताएंगे, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या बताओगे कि रेक्टेंगुलर एरे, मैट्रिक्स इज, आप पूरा लिख लो, आप मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर, क्या है, एरे। एरे का मतलब क्या होता है, व्यवस्था। एरे का मतलब क्या होता है कि आपने जिस तरीके से उसको अरेंजमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एरे। अब किसका एरे, ऑफ नंबर्स, किसका, नंबर्स और फंक्शंस, किसका किसका, नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। तो ये दिखेगी कैसे, अभी आपने देखा है कि हमने जो जिस तरीके से अरेंज किया है, तो ये देखो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, बट ये आपको नहीं लगता कि यहाँ साइड 2 क्वांटिटी है और ऐसे 2 है और 1 है, फिर यहाँ साइड आप देखो 2 है हमारे पास, ये भी 2 है, तो ये थोड़ा स्क्वायर जैसे लग रहा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। अब हम इसको कैसे कैसे दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल देखो आप, यहाँ मान लो मैंने 3 लिख दिया, अब मैंने मान लो 1 2 5 4 लिख दिया, अब मान लो मैंने √2 3√2 5 1 0 -1 ऐसे लिख दिया। अब मैंने बोला कि फंक्शंस भी है, तो मैं लिख सकती हूँ sin x 0 1 0 cos x 1 x 2 3x, ठीक है। ये हमारे पास सारी क्या हो गई, मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हो गए। अब आप इसे किसी भी प्रकार बना सकते हो। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो है, ये 3 इसके अंदर है, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इस क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। हम इसी को बोल सकते हैं और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे कि एक इसमें ऑर्डर होता है, तो आप इसमें ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि इसमें एक ऑर्डर है कि नहीं है। मान लो मैंने जैसे पहले बताया, तो इसमें देखो पेन है तो हम ऊपर पेन ही लिखेंगे, नीचे बुक है तो हम बुक ही लिखेंगे,
यहाँ मोहन है तो हम पहले मोहन की ही सारी चीजें उसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे, फिर सीता लिखा हुआ है तो सीता की इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो इसमें एक ऑर्डर डिसाइड है कि पहले अगर हमें पेन दिया हुआ है वेरिएबल तो हमें पेन के ही क्वांटिटीज लिखनी होगी, अगर बुक्स दी हुई है तो बुक्स की क्वांटिटीज लिखनी होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ आई कि मैट्रिक्स हमारी दिखेगी कैसे, ऐसे दिखेगी। मैट्रिक्स में ये जो हमारे पास है 1 2 3 जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर, वो क्या है, ये क्या है, हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट्स आप कैसे बताओगे, गिन लो भाई, कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, या कि टोटल एंट्रीज कितनी हैं, आप क्या बोलोगे, काउंट करेंगे मैम, 1 2 3 4 5 6 आ गई। यहां पे हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है, 4, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको समझ आई कि मैट्रिक्स हमारी कुछ ऐसी दिखेगी, एक बॉक्स होगा जिसके अंदर कुछ एंट्रीज लिखी होंगी और वो हमें रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम उसे रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देखो कि ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसके पहले आप एक चीज देखो, मान लो मैंने एक ऐसा लिख दिया आयोटा 0 3 आयोटा 2 5 1 प्लस आयोटा 3 2 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, ऐसे करके मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी। मैट्रिक्स तो ये भी है कि नहीं है, आप ये बताओ, है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3 3 6 3 9 9 है, ठीक है। अब इसकी जो एंट्रीज है आपको नहीं लगता कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दी हुई है, आई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ग्रेड 12th में है तो हमारे पास सिर्फ हमारे पास एंट्रीज क्या पढ़ना है, रियल, क्या पढ़ना है, एंट्रीज शुड बी रियल, शुड बी रियल नंबर और फंक्शंस ऑफ रियल, और रियल फंक्शंस, ठीक है, रियल फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस जो हमारे क्या हो, रियल वैल्यूज ही ले रहे हो, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना। इन दिस क्लास, ये भी है, इन दिस क्लास आपके जो सिलेबस में है उसकी बात मैं कर रही हूँ और की बात नहीं कर रही हूँ, आगे जाके आप कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। इसकी बात कर रही हूँ कि आपको जो हमारे पास ग्रेड 12th है उसमें हमें क्या पढ़ना है कि रियल नंबर्स ही होने चाहिए और क्या होना चाहिए, रियल फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है, ये दो चीजें। तो ये वाली मैट्रिक्स हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होती है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मान लो हमारे पास कोई ये मैंने मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती है, एक मान लो मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ले ली 1 एंड 2, कॉमन नहीं लगता है, कॉमन नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर मान लो मैंने लिख ली 3 4 1 5 और मैं मान लो एक एंट्रीज और बढ़ा देती हूँ इधर 2 7, ठीक है। ये बात करते हैं, तो पहले इसमें हम रोज और कॉलम की बात करते हैं, किसकी, रोज और कॉलम की। इसमें देखो अगर मैं बोलूं, पहले यहां देखो फिर हम फर्स्ट वाली को देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। सेकंड में देखो, अगर मैं रो की बात करूं तो रो हमारी ऐसी होगी, ठीक है। ये हमारी पहली रो हो गई और ये वाली हमारी सेकंड रो हो गई, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई। तो टोटल रोज कितनी हो गई, 2, कितनी रोज। और कॉलम की अगर मैं बात करूं, कॉलम, तो कॉलम हम ऐसे देखेंगे, कितने कॉलम हैं, एक ये वाला कॉलम हो गया और एक ये वाला कॉलम हो गया। तो कॉलम कितना हो गया हमारे पास, 2, कितना हो गया, 2। अब इसमें आप रो बताओ कितनी है, कितनी रो है, एक ही लाइन ऐसी हो रही है,
तो रो हमारे पास कितनी है 1। रो का मतलब है हम ऐसे देखेंगे 1 2 3 कितनी रो हम बना पा रहे हैं, ठीक है। कॉलम का मतलब है ऐसे वर्टिकल लाइन, कितने हमारे पास वर्टिकल लाइन पे एलिमेंट्स बन रहे हैं। बताओ कॉलम कितने हैं इसमें। कॉलम का मतलब है 1 2, दो लाइन खींच पा रहे हैं ना एलिमेंट्स को मिलाते हुए, तो 2 हो गए, ठीक है। अब इसमें रो बताओ हमारे पास कितना है, रो एंड कॉलम। देखो अगर हमें रो देखना है तो हम क्या करेंगे 1 2 3, 3 रो हो गई, ठीक है। अब इसको इरेज कर दो। अब कॉलम खींचो 1 2, 2 कॉलम। आई बात समझ में, हम कैसे दिखा रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया कि रो और कॉलम हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि रो हमारे पास क्या है ऐसे देखेंगे, और जो कॉलम है हमारे पास उसको हम कैसे देखेंगे, इस वर्टिकल लाइन से देखेंगे, ठीक है ना। तो रो, अब इसमें बताओ रो कितनी है, रो और कॉलम बताओ, रो और कॉलम कितना है। पहले में कितनी लाइन हम हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं एलिमेंट्स को मिलाते हुए, एक। और कॉलम, कॉलम भी एक, तो ये हो गई 1 बाई 1 की, ठीक है ना। अब हम इसमें अगर रो और कॉलम के बीच में ऐसे प्रोडक्ट का साइन लगा दें तो यही हमारा कहलाता है ऑर्डर। कैसे पता चला, रो इंटू कॉलम कितना है। अब हम ऑर्डर कहाँ लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1 क्रॉस 1। यहां क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 2। यहां कितनी है 1 क्रॉस 2। यहां कितनी है 3 क्रॉस 2। आपको आई बात समझ में कि जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये होती है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और ये वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। आई कहानी समझ में आपको कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हम कैसे लिखते हैं। अब आप एक चीज और समझो यहीं पे, मान लो हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 1 3 0 2। मान लो मैंने ऐसी कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब इसका अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो क्या बोलोगे आप, कितनी रोज हैं 1 2 3, तो 3 लिख देंगे पहले। फिर दूसरा कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3, ठीक है। और 3 इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 9, और यही होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कहानी इतनी समझ आई। अब इसमें आप देखो कि हमारे पास ये क्या है, पहली रो है, ये क्या है पहली रो है, ये फर्स्ट रो हो गई, ठीक है, ये वाली, ये सेकेंड रो हो गई, ठीक है, ये थर्ड रो हो गई हमारे पास ऐसी, ठीक है। फिर ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड कॉलम हो गया, और ये हमारे पास थर्ड कॉलम हो गया। क्या हो गया, थर्ड कॉलम। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, हम जनरलाइज करने की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सेम मैट्रिक्स को अगर मैं लिखूं तो ये पहला पहला नहीं है, ये जो पोजीशन है फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। देखो आप ध्यान से, क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। और अगर मैंने इस मैट्रिक्स का नाम ए लिख लिया, क्या लिख लिया ए, क्योंकि मैट्रिक्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो गई, अगर पहली रो और पहला कॉलम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल वन ए और 1 1। 1 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ध्यान रखना, ये वाला जो होगा हमें रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सेकंड वाला जो होगा वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या होती है, ऑर्डर में होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप रो को कॉलम से और कॉलम को रो से एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। आपको अगर कोई मैट्रिक्स लिखनी है तो आपको उसके पहले रो लिखना पड़ेगा और फिर कॉलम लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। और उसके एलिमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पे देखो सेकेंड कॉलम और हमारे पास फर्स्ट रो है, तो पहले हम रो लिखते हैं तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड कॉलम। फिर हमारे पास क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम।
आई कहानी समझ में। और ये हमारे पास कितनी हो गई, 3 क्रॉस 3 की। देखो जो लास्ट एलिमेंट आएगा वो उतने ही ऑर्डर का होगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट का जो पोजीशन होगा इसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन। जैसे मैंने पूछी कि A1 की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, A11। और दो जगह है तो A23 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे हम इसको अगर जनरलाइज करने की कोशिश करूं तो मैं मान लो कि एक मैट्रिक्स बना रही हूं A और मैंने उसको बनाया M क्रॉस N। कितने का बना दिया, M क्रॉस N। अब M इसमें क्या है, M क्या है आप ये बताओ, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज है। और N क्या है बताओ, नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट कहां से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास पहली रो आएगी। अच्छा m जो होता है नेचुरल नंबर होता है, 1 से ही हम स्टार्ट करेंगे। अगेन काउंटिंग नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया कि जहां से हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल रोज कितनी है, m, कॉलम्स कितने हैं, n। तो आप समझो कि ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गई, ये हमारे पास सेकेंड रो हो गई, ये हमारे पास थर्ड रो हो गई। ऐसे करते 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 यहाँ कहीं हमारे पास nth रो आएगी। यहाँ हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड कॉलम आ गया, यहाँ पे हमारे पास थर्ड कॉलम आ गया। और चलते 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 यहाँ कहीं हमारे पास क्या आ जाएगा, nth कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। 1 1 मतलब A11। हमने मैट्रिक्स को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया है, तो उसके एंट्रीज में हम जो लेटर यूज करेंगे, क्या यूज कर लेंगे, A। अगर हमने B मैट्रिक्स यूज किया है तो हम B लेटर यूज कर लेंगे, ठीक है। अब 1 2 तो ये क्या हो जाएगा, A12। फिर 1 3 तो A13 एंड सो ऑन, जाते जाते A14 A15 A16, सारे जाते जाते लास्ट में कहा मिल जाएगा, A1 nth कॉलम, मतलब फर्स्ट रो में nth कॉलम, ठीक है। फिर हम सेकेंड रो की बात करते हैं तो A21 A22 A23 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सेकेंड रो और nth कॉलम में। फिर थर्ड A31 A32 A33 एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएंगे, A3n में, ठीक है। अब हम ऐसे लाइन खींच देंगे, क्योंकि बहुत सारा है, हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास m और n की क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हम कौन से रो में पहुंच गए, mth रो में। तो क्या हो जाएगा, AM1 AM2 AM3, और लास्ट में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, mth रो और nth कॉलम। तो क्या हो जाएगा, AMN। और देखो यही हमारे पास क्या है, ऑर्डर है। और m इंटू n करोगे तो यही हमारे पास मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, बोलो, और बोलो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। किसके, ऑफ दी मैट्रिक्स के। आई कहानी समझ में। तो क्या मैम अगर हमें मैट्रिक्स ऐसे दिखाना पड़ेगा तो हम ऐसे दिखाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। इसका एक शॉर्ट तरीका है, अगर जनरल मैट्रिक्स लिखनी है तो हम लिखेंगे ऐसे, इसके बीच में लिखेंगे I और J, ऑर्डर कितना है, M क्रॉस N। अब I क्या है, I हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, J हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो हमारे पास AIJ इक्वल टू M क्रॉस N हो गई। I हमारा कहां से कहां तक रन करेगा, आई की वैल्यू क्या है, रो है, रो कहां से है, 1 से लेके m तक। तो क्या हो जाएगा, 1 लेस देन आर इक्वल टू आई लेस देन आर इक्वल टू एम। और n क्या है, कॉलम है, तो वो भी 1 से स्टार्ट होगा, और j एंड लेस देन आर इक्वल टू n। और आपको ध्यान रखना है कि m और n जो है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, ठीक है। दोनों ही क्या आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। अब इसमें जो i है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, रोज को, और जो j है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक में आपको यही मिलेगा, आपको एज इट इज याद रखना। अगर आप कोई बुक पढ़ते हो जिसमें आपको आईजे की जगह कुछ और मिलता है, तो उसने उस बुक को क्या किया है, उस अपनी बुक में उसने नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। वेरिएबल है, मैथ्स में यही सबसे बड़ा क्या होता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज होती है, कि जब आप एक बुक पढ़ते हो आपको कुछ चीजें मिलती हैं, आप किसी और राइटर की बुक पढ़ते हो आप किसी और नोटेशन से चीजों को पढ़ते हो। अब आपको बोल दिया जाए कि आपको क्वेश्चन आप पढ़ते थे ना कि मेरी उम्र इतनी है, मेरे पिताजी की उम्र उससे ज्यादा 5 गुना है, तो आप क्या करते थे, लेट माई एज इज एक्स। किसी का मन किया उसने बाई मान लिया, किसी का मन किया उसने ए मान लिया, किसी का मन किया उसने बाई बी मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वेरिएबल के कारण ही काफी सारे क्या हो जाते हैं, हमें कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं। इतनी कहानी आपको समझ आई।
अब अगर आपको कोई ऐसे मैट्रिक्स दे दे ए इक्वल टू, यहां से अगर आपको मैट्रिक्स दे दे और आपको ऐसे लिख दे, यहां मान लो एंट्रीज है कुछ भी, ठीक है, जो भी एंट्रीज है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो आप क्या बोलोगे 3। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कितने हैं 4। ये हमारे पास रोज को दिखाएगा और ये हमारे पास क्या दिखाएगा, कॉलम्स को दिखाएगा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, कितनी होंगी 4 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो आप सिर्फ इसको देख के बता सकते हो कि हमारे पास रोज कितनी है, कॉलम्स कितनी है और उसमें एंट्रीज कितनी है। अब अगर इसी मैट्रिक्स को लिखना चाहो, चलो बनाओ 3x4 की मैट्रिक्स, कितनी रोज है हमारे पास 3, कॉलम्स कितने हैं 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A11 A12 A13, कॉलम कितने 4 तक जाना है, ठीक है। अब हमारे पास A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 और A34, और ये हो गई हमारी 3x4 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं, उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इतनी कहानी आपको समझ आ गई। अब आती है बात, हमें इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, आप ये सुनो पहले। मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, उसमें रोज कितने हैं, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्या है, क्या है एलिमेंट्स कितने हैं। अब मैं आपको यही एक चीज और बताती हूँ कि मान लो आपको ऐसा दे दे कि आपको क्या करना है। अच्छा पहले ये बताती हूँ कि रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं। देखो आपको नहीं लगता कि ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, ये जो हमारे पास है ये कितने यूनिट है 4 यूनिट, और ये जो है हमारे पास ये कितने यूनिट है 3 यूनिट, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। अब हम इसमें से क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि आपको 12 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना है, क्या करना है, 12 ऑर्डर की, सॉरी 12 एंट्रीज की मैट्रिक्स बनाना है। कितनी एंट्रीज होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, मतलब हमारे पास 12 एलिमेंट्स होना चाहिए। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, कौन कौन से कितने कितने ऑर्डर की 12 एंट्रीज अपने को चाहिए। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो सकता है, आपने देखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंट्रीज हैं, एक एलिमेंट्स है, वो कितने होते हैं 3x4, कितने होते हैं 3x4, मतलब प्रोडक्ट होता है। तो 12 अगर हमें एंट्रीज चाहिए तो आप 1 मल्टीप्लाई 12 का बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं, आप 12 मल्टीप्लाई 1 का भी बना सकते हो, आप 2 मल्टीप्लाई 6 का बना सकते हो, 6 मल्टीप्लाई 2 का बना सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 4 का बना सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 3 का बना सकते हो, ठीक है। और कोई बन सकता है क्या, नहीं। अब कैसे हमें पता चलेगा कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, तो आपको क्या करना है, 12 का क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर कर लेना है, क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है। तो 2 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। अब आपको इसके पॉसिबल कनेक्शन से लेकर बना देना है। या तो आप क्या कर सकते हो, 12 के डिवाइजर लिख सकते हो, 12 के क्या लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर से तो आपको एक मिल जाएगा, आप फैक्टर्स लिख लो, क्या लिख लो, फैक्टर्स। 12 के क्या क्या होंगे, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर हमारे पास 3 होगा, फिर हमारे पास 4 होगा, हमारे पास 6 होगा और हमारे पास क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो जिन दोनों का प्रोडक्ट करने से 12 आएगा वही हमारे पास क्या बन जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो एक चीज हमारे पास ये हो गई। अब मान लो हम बात करते हैं, एक सेकंड आप रुको, स्लाइड्स खत्म हो गई तो मैं थोड़ा ऐड कर लेती हूँ। खाली स्लाइड, ठीक है। आते हैं हम एक, मान लो हमारे पास ऐसा डिफाइन है, क्या डिफाइन है,
ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, और वो बोल रहा है कि क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर की करना है हमें, मान लो हमारे पास 2 क्रॉस 3 की करना है। कितने की करना है, 2 क्रॉस 3 की करना है। तो पहले तो आप ऐसे जनरल मैट्रिक्स बना लो, ये हो गया 2 क्रॉस 3, रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर क्या हो जाएगा A31 A32 A, अच्छा 2 3 बनाना था, सॉरी कहाँ तक बनाना था, 2 3 तक। तो ये हो गई हमारे पास 2 3। देखो हमारे पास 2 रोज हैं, पहली रो दूसरी रो, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास रिलेशन गिवन है जिसमें से आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, जे क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो यहाँ पे देखो आप, आपके पास गिवन क्या है कि ए आई जे इक्वल टू है आई प्लस जे, ठीक है ना। हमें A23 बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, A11 चाहिए कि नहीं, तो हम बनाएंगे A11 का मतलब क्या है, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 रख दो, I इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब अगर मुझे A12 बनाना है, इसका मतलब क्या है कि I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2, I हमारी रो हो गई, J हमारा कॉलम हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3। फिर A13, I की जगह क्या लिखा हुआ है देखो 1, तो 1 प्लस J की जगह क्या लिखा हुआ है 3, तो J की जगह 3 रख देंगे, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, A21, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रो क्या है, I की वैल्यू कितनी है 2 प्लस J की वैल्यू, देखो यहां से कंपेयर करेंगे, J हमारे पास J की प्लेस में क्या लिखा हुआ है 1, और हम इधर साइड रख देंगे तो 1, तो दैट इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास क्या होगा A22, क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। फिर A23 क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 3 दैट इज इक्वल टू 5। लास्ट में आपको क्या लिखना है, हेंस करके यहां आप लिखोगे, आप इसको नामकरण भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। A इक्वल टू, ठीक है, लेट आप लिखोगे हेंस A इक्वल टू, क्या आ जाएगा एलिमेंट देखो, A11 के प्लेस में आप क्या रखोगे 2, A21 की प्लेस में आप क्या रखोगे, A21 कहाँ है 3 नीचे है, A12 यहाँ है, तो यहाँ आप क्या रखोगे 3, फिर A22 कितना है, A22 यहाँ है देखो, तो यहाँ रखेंगे हम 4, फिर A31 कितनी वैल्यू है 4, A31 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ रख देंगे 4, देन A23 हमारे पास कितना है 5, तो यहाँ रख देंगे हम 5। तो ये हमारी हो गई फाइनल मैट्रिक्स। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इससे यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या दे देगा, ऐसा रिलेशन दे देगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑर्डर दे देगा, और उतने ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। एक मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो मैंने ए आई जे इक्वल टू क्या ले लिया, 2 इंटू आई प्लस 2j, ऐसे कुछ ले लिया मैंने, और मुझे मैट्रिक्स डिफाइन करनी है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लो हमारे पास डिफाइन करनी है 2 क्रॉस 2 की, कितने क्रॉस की, 2 क्रॉस 2 की, ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट A इक्वल टू 2 क्रॉस 2 की पहले मैट्रिक्स आप डिफाइन कर लो, तो यहाँ लिखोगे 2 क्रॉस 2, रो कितनी है 2, तो 1 A11, कॉलम भी 2 है, तो A12 तक गया कॉलम, फिर A21 रो में ही पहुंच गए हम, तो खत्म 2, ठीक है। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स, बी आ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे। अब आपको क्या लिखना है, नाउ क्या गिवन है आपके पास, ए आई जे इक्वल टू 2 इंटू आई प्लस 2j, ये मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको वैल्यू, तो क्या फाइंड करोगे, पहले A11 A12 A21 और A22, चलो फाइंड करो। फर्स्ट वाले में बताओ आई की वैल्यू क्या होगी 1, ये आई की वैल्यू हो जाएगी और ये जे की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 1, कहां से कंपेयर करोगे, ये दोनों उसको यहां से, ठीक है।
तो यहाँ से 1 1 है, मतलब i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1। चलो रख दो, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। यहाँ पे आप लोग गलती मत करना, यहाँ पे बॉडमास रूल लगेगा, तो 2 मॉडुलस ऑफ 1 प्लस हम क्या करेंगे 2 इंटू 1 कर देंगे 2, तो क्या जाएगा 2 1 3 3 2 जा 6। ठीक है, a12 मतलब 2 i की जगह 1 प्लस j की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 4 1 ऐड करेंगे कितना जाएगा 5 एंड 5 2 जा 10। फिर 2, अब i की जगह कितना रखना है 2 प्लस j की जगह कितना रखना है 1, मतलब 2 2 2 4 एंड 4 2 जा 8, तो 2 अंदर आ गया 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कितना जाएगा 8। फिर 2 i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, तो 4 2 कितना होता है 6 और 6 दूनी 12, तो 2 एंड 6 2 6 जा 12। तो ये हमारी एंट्रीज मिल गई, तो आप क्या लिखोगे हेंस क्या जाएगा a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ देखो a11 की वैल्यू कितनी है 6, a12 की वैल्यू कितनी है 10, a21 की वैल्यू कितनी है 8, a22 की वैल्यू कितनी है 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया कि आपने जो ये हमारे पास रिलेशन गिवन था, इस रिलेशन के बिहाफ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमारी क्या बनी, ये बनी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या है आपके क्वार्टरली एग्जाम में या कि आपको यूनिट टेस्ट में देखने को जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स किस किस प्रकार की हो सकती है। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स कैसे बनते हैं, वही चीज होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक कर देता है कि ये फिक्स होना चाहिए, तब हमारे पास उसका नया नाम दे देता है। आपको कुछ उसकी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपने पॉलिनोमियल पढ़ा तो उसमें उसने बनाया मोनोमियल एक टर्म, बायनोमियल दो टर्म, बाई का मतलब क्या होता है 2, ट्राइनोमियल ट्राई का मतलब 3 होता है तो 3 टर्म। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या होगा मैट्रिक्स में ही होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको नोट करके लिख देती हूँ कुछ चीजें, आपको क्या याद रखना है नोट, कि मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बोल्ड लेटर, रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर। ठीक है, बोल्ड लेटर्स आपको ये ध्यान रखना है। और उसके जो एलिमेंट्स होंगे आप इसको इसमें ये भी याद रखना है कि आई हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है रोज को, जे हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। ठीक है, और अगर हमारे पास m क्रॉस n लिखा है तो ये हमारे पास क्या होता है ऑर्डर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जिसमें से पहला वाला क्या होता है रोज होती है, नंबर ऑफ रोज, मैं नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करती हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है। कॉलम्स को नंबर, इसको मैं नंबर बनाती हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्या रखनी है मैट्रिक्स के बारे में याद रखनी है। अब हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तब कहलाएगी यदि उसके पास एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column। क्या है इसके पास, इकलौता हमारे पास क्या है कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसे मैम, देखो मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई 1 2 3 4 5, मान लो ऐसी एंट्रीज मैंने बना दी। ठीक है, पहला, दूसरा मैंने बना दिया 1 2 3 एंड सो ऑन n। ठीक है, तीसरा 1 2 3, तो इसमें कॉलम कितने हैं इस सारी मैट्रिक्स में, फोर्थ मान लो मैंने बना दिया a b c। तो अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कितने कॉलम है इस मैट्रिक्स में, आप बताओ कितने कॉलम है। यहाँ देखो एक कॉलम है, रोज कितनी भी हो सकती हैं, तो हमारे पास क्या होगी 5 क्रॉस 1। ये कितनी, इसमें रोज कितनी है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, nth रो, तो nth रो हो गई। और कॉलम कितना है एक, आप ऐसी वर्टिकल लाइन खींचो एक ही लाइन में सारे आ जाएंगे, मतलब एक। यहाँ पे कितनी रोज हैं
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मतलब 3 रो। कॉलम कितनी है? 1। इसमें बताओ, इसमें भी 3 क्रॉस 1। तो जब भी हमारे पास यहाँ देखो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब कॉलम जब भी 1 होगा, ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स। मतलब एक क्या है इसमें? एक ही कॉलम है। अब अच्छी चीज ये है कि इस मैट्रिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, वो भी आप समझ लो। किस नाम से जानते हैं? कॉलम वेक्टर। जो आपको यूज नहीं आएगा, बस आपके दिमाग में अगर रह सकता है तो आप उसको रख लो, ठीक है। अब दूसरी, अगर मैंने आपको कॉलम मैट्रिक्स समझा दिया है तो आप रो मैट्रिक्स को तो समझ ही सकते हो, और इसे भी हम बोलते हैं रो वेक्टर। क्या बोलते हैं? रो वेक्टर। सेम डेफिनेशन होगी कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स कब कहलाएगी? यदि उसके पास क्या है? एक रो है। मतलब अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स if it has only one रो। कितनी रो है? एक रो है, तो हम इसे क्या बोल देंगे? रो मैट्रिक्स, ठीक है। चलो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहला 1 2 3 4 5। दूसरा मैंने बना दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन m तक। तीसरा मैंने बना दिया मान लो a b c, ठीक है। तो देखो इन सब के पास क्या है? इकलौता रो है कि नहीं है? एक रो है तो 1 रो इनटू कॉलम कितने हैं इसके पास? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया। अब इसके पास कितनी रो है? एक रो है। हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बट कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 m तक, तो कॉलम m हो गए। इसमें कितना है? 1 क्रॉस 3। तो यहाँ पे आप देखो कि रोज में हमारे पास जो है वो कितने रोज है? 1 1 1। तो अगर एक रो है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अगर एक कॉलम है तो हम उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कॉलम वेक्टर, और इसी को बोलते हैं कॉलम, ठीक है। अब अगर इफ, अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर। नाम से ही आप समझ गए होगे स्क्वायर में क्या होता है कि जो हमारे पास लेंथ इनटू क्या होती है? ब्रेड्थ इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। तो आप इसी नाम से स्क्वायर मैट्रिक्स को समझ सकते हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स if number of rows is equal to नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो। तो चलो हम देख लेते हैं एग्जांपल। पहला, यहाँ पे मान लो मैंने 3 लिख दिया। दूसरा, मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया। तीसरा, मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 1 0 9 -3 2 ऐसे लिख दिया। फोर्थ मान लो मैंने लिख दिया 1 a b c 2 3 d 0 5 6 7 8 1 2 0 -, ठीक है। कुछ भी एंट्रीज हो सकती हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, फंक्शंस भी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया है। ये देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 है। कॉलम्स कितना है? 1 है। और हमारे पास 1 क्रॉस 1। इसमें टोटल रोज कितनी है? 1 2, तो 2 हो गई। कॉलम्स कितने हैं? 1 2, तो 2 क्रॉस 2 हो गई। इसमें रोज देखो 1 2 3, 3 रोज हो गई। कॉलम्स 1 2 3, तो 3 हो गया। 1 2 3 4, कितनी रोज हो गई? 4। कॉलम्स देखो 1 2 3 4, कितनी हो गई? 4। तो यहाँ पे देखो आप कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। अब बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आती है? डायगोनल मैट्रिक्स की। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, any square matrix
is called diagonal matrix if क्या होगा, अगर हमारे पास i और j इक्वल है तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कब? i नॉट इक्वल टू j के लिए। और अगर i इक्वल टू j है तो जीरो होगा। कब? i इक्वल टू j के लिए। आई बात समझ में? डायगोनल मैट्रिक्स आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ 2x2 की मान लो मैं बना रही हूँ, तो डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी? जीरो। और ध्यान रखना डायगोनल हमारा मेन डायगोनल की बात हो रही है। ये हमारा क्या कहलाता है? मेन डायगोनल। मेन डायगोनल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहलाता है एंटी डायगोनल। क्या कहलाता है? एंटी डायगोनल। तो हाँ, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेन डायगोनल की। इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास? मेन डायगोनल की एंट्री क्या होनी चाहिए? कुछ भी हो सकती है जीरो के अलावा। और नॉन डायगोनल हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, मान लो मैंने 3x3 की लिख दी, तो 1 0 0 0 b 0 0 0 c, ऐसे करके कोई भी मैट्रिक्स है तो इसे हम क्या बोल देते हैं? 3x3 की मैट्रिक्स। अब इसमें अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल लिखना है तो इसे आप लिखोगे डायगोनल ऑफ ए, या कि आप 1 2 लिख दो, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने ए नाम दे दिया, तो आप क्या लिखोगे? डायगोनल ऑफ ए इक्वल टू, ऐसे लिखोगे 1 बी सी, ठीक है। क्या लिखोगे? डायगोनल 1 बी सी। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज नथिंग एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी क्या होगी? पहली तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। कब कहलाएगी? इफ इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। i नॉट इक्वल टू j के लिए है, और ये है i इक्वल टू, ये क्या है? i इक्वल टू j के लिए। मतलब कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही क्या है? थोड़ा और क्लियर वर्जन है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 0 0 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैंने लिख दिया 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में आपको क्या याद रखना है कि सारी ही मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होगा? जीरो होंगे। और डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी बट सेम होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों ही मैट्रिक्स क्या हैं? स्केलर मैट्रिक्स हैं। अब आती है बात आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स का भी रिफाइंड फॉर्म है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन आई, एक सेकेंड, यहाँ पे जीरो होगा, सॉरी। ए आई जे इक्वल टू जीरो कब? जब आई नॉट इक्वल टू जीरो है। आई इक्वल टू यहाँ पे भी हो जाएगा ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इक्वल टू क्या होगा? 1 व्हेन आई इक्वल टू जे। यहाँ देखो इसने बोला कि कोई भी हमारे पास कांस्टेंट चलेगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट चलेगा, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। तो एग्जांपल देखते हैं। ये हो जाएगी 1, यहाँ से 1 0 0 1, फिर हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बहुत काम की मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद ही रखना है। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ठीक है। i इक्वल टू जे का मतलब है कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट। i इक्वल टू जे का क्या मतलब है? डायगोनल एलिमेंट्स। आप पीछे देखो,
जहां मैंने आपको बताया है, ये देखो i इक्वल टू जे कहाँ है, जहां पे i और j देखो बराबर है, i j बराबर है, 3 i j बराबर है, और यहाँ अभी नहीं है क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसमें हम किसकी बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये कितने क्रॉस कितने की हो गई, 1 क्रॉस 1 की, ये 2 क्रॉस 2 की, ये 3 क्रॉस 3 की, और ये 4 क्रॉस 4। तो ये आपको याद रखना है। अब इन तीनों मैट्रिक्स से, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको एक चीज याद रखनी है, यहां नोट करके लिख लो कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आप उसको बोल सकते हो कि वो स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक। और जो मैट्रिक्स स्केलर है उसे आप बोल सकते हो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों बोल सकते हो, देखो सबकी डेफिनेशन देखो। आइडेंटिटी में क्या है कि हमारे पास एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, स्केलर में क्या है, कोई भी कांस्टेंट चलेगा बट वो सेम दिखना चाहिए। तो अगर ये 3 3 3 है तो 1 1 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट क्या हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ए आई जे की जगह क्या होना चाहिए, 0, और यहाँ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जहां पे डायगोनल है वहां क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, जहां डायगोनल नहीं है वहां क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम कहा थे कि स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ कांस्टेंट, और यहाँ देखो कुछ भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। अब बात आती है नल मैट्रिक्स की। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कि कोई भी मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स, इफ इट्स, आपने नल वर्ड और सुना होगा, इट्स ऑल एंट्रीज आर 0, ऑल एंट्रीज आर 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स की सारी ही एंट्रीज हमारे पास क्या है, क्या है, 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगी वो, 0 0 0 0, और हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, नल मैट्रिक्स हो जाती है। आप यहाँ पे एनी मैट्रिक्स कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या है, ये 1 क्रॉस 1 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। इसमें कितनी रोज हैं, 2, कॉलम्स कितने हैं, 3, तो 2 क्रॉस 3 की हो गई। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 0 होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। और इसका एक और भी नाम है, क्या बोलते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, आप कोई ऐसे नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे जीरोस, ठीक है, बोल्ड रहता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। 4 क्रॉस 4 की है तो आई 4 क्रॉस 4 लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 की है तो क्या लिखेंगे, आई 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 की है तो क्या लिखेंगे, आई 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1 की है तो क्या लिखेंगे, आई 1 क्रॉस 1, ठीक है। ऐसा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी a square matrix, a square matrix is called अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ यूटीएम। इफ कब कहलाएगी, अगर हमारे पास ए आई जे क्या है, इक्वल टू 0 है, कब, अगर आई ग्रेटर देन जे है। और ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 है, कब, जब आई लेस देन आर इक्वल टू जे होगा। आई बात समझ में नहीं आई मैम, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। मान लो मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिख रही हूँ, जनरल मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि आई जे से बड़ा होना चाहिए, बताओ कहाँ है आई जे से बड़ा। और अगर आई जे के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, नॉन जीरो। इसका मतलब यहाँ तो नॉन जीरो वैल्यूज आ जाएंगी, तो 1 ले लेते हैं। अब देखो 1 1 जो है क्या है, यहाँ पे 1 लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब ये कंडीशन, नॉन जीरो मतलब 2,
यहाँ पे क्या हो गया, 2 ग्रेटर देन 1 है, रो को देख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, और 2 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब नॉन जीरो, तो 3 मान लो लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कहलाएगी क्या, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पहला। अब मान लो मैं सेकंड लिखती हूँ, तो सेकंड में अब जल्दी से कैसे लिखूंगी, 1 2 3 0 3 5 0 0 4। कैसे पता चला मैम आपको 3 क्रॉस 3, तो देखो डायगनल और डायगनल के ऊपर जितनी वैल्यूज हैं वो कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेंगी, लेकिन जो नीचे वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, सारी जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सारी जीरो। अब बोलो कि क्या यहाँ जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सारा जीरो नहीं है ना, डायगनल के जो नीचे है वो सारा क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि डायगनल और डायगनल के ऊपर क्या होंगी, सारी वो वैल्यूज होंगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी। अब इसी से एक चीज और आती है, कौन सी आती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम आपको बता देते हैं कहां पे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्लाइड नहीं है तो हम यहां ले लेते हैं, यहां पे मैं आपको बताती हूं क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि क्या होगा, अब डायगनल के ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ क्या होगा, ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो होगा कब, और ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा कब, आप बताओ। ए आई जे कब जीरो होगा हमारे पास, अगर आई लेस देन जे है, और ये कब होगा, ए नॉट इक्वल टू जे है। दोनों कंडीशन हमारी उल्टा हो गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो मैंने बनाया A11 A12 A21 A22 बना दिया, यहां देखो क्या है, 1 इक्वल टू 1 है, यहाँ 1 लेस देन 2 है, यहाँ 2 ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ 2 इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखना चाहूं तो क्या बोल रहा है कि अगर आई लेस देन जे है तो उसको जीरो कर दो, आई लेस देन जे देखो यहाँ सिर्फ है कि ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, बाकी इक्वल में जीरो नहीं होगी और बड़े में भी जीरो नहीं होगी, इसका मतलब 1 2 3। तो क्या है, डायगनल और डायगनल के नीचे सारी वैल्यूज कुछ ना कुछ होंगी, ऊपर हमारे पास क्या होगा, डायगनल की वैल्यूज जीरो होगी। ये पहला हो गया। अब मैं अगर दूसरा लिखना चाहूं बी इक्वल टू, तो क्या लिख सकती हूँ, 1 0 0 2 3 0 3 -3 और 1 मान लो, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये लोअर ट्राइंगुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आई कहानी समझ में आपको, तो आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अब बात करते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की, किसकी बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ए अगर मान लो ए आई जे लेट कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड बी इक्वल टू बी आई जे बी एनी टू मैट्रिक्स, मैट्राइसेस क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, तो दे आर इक्वल, ऐसा लिखो, देन बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, कब, पहला, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए आर इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि उसकी जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगी कि दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हूबहू सेम दिखनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको किसमें पढ़ाया था,
सेट में पढ़ाया था, इक्वल सेट क्या होते हैं, कि उसके पास एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सेम है, मैट्रिक्स भी कब इक्वल होंगी, अगर उनका ऑर्डर सेम है, मतलब उनका आकार सेम है, और दूसरी चीज क्या है, उसके एलिमेंट्स भी एज इट इज होने चाहिए। तो मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 3 4 1 2, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली A इक्वल टू, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली B इक्वल टू। तो क्या A इक्वल टू B है, यहाँ देखो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B तो हो गया। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि उसका जो पोजीशन एलिमेंट है, मतलब अगर इसका A11 एलिमेंट देख रहे हैं तो इसका भी A11 एलिमेंट देखेंगे, तो A11 इक्वल टू B11 क्या है, नहीं है, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, A मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी B के। तो कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल कब होंगी, अगर हमारे पास ऐसा है A इक्वल टू, मैंने क्या लिख लिया 1 2 3 4, और B इक्वल टू भी मैंने लिख लिया 1 2 3 4, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। आई कहानी समझ में। तो एक चीज हम और देखते हैं, मान लो मैंने ऐसा ले लिया कि x प्लस वाई एंड x, और यहाँ y यहाँ पे मान लो ले लिया 1 इक्वल टू, मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। तो यहां बोलेगा फाइंड द एलिमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या फाइंड करना है हमें, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस इक्वल मैट्रिक्स हैव, इक्वल मैट्रिसेस हैव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, कैसे हो जाएगा, मतलब इसका जो यहां देखो इक्वल साइन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इक्वल साइन, तो हमें समझ आना चाहिए कि मैट्रिक्स इक्वल है। मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ऑर्डर तो चलो ठीक है 2 क्रॉस 2 का है, इसका भी 2 क्रॉस 2 का है, कब इक्वल होंगी, जब ये इसका एलिमेंट इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, इसका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के बराबर, और थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर, y इक्वल टू 0। तो यहां से आप x और y की वैल्यू किस में पुट कर दो, फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू, अच्छा आपको तो ऐसे ही मिल गई, क्या मिल गई, ऐसे ही मिल गई x और y, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट क्या होगा, इसको हमें 2 ही करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेट हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। x और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। अगर मान लो हमें नहीं पता चलता, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे क्या कर दे रही हूँ, यहाँ पे 0 कर दे रही हूँ, अब ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब मैं 5 किए दे रही हूँ, कितना किए दे रही हूँ, 5, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया, और अब ये y की कहानी नहीं आएगा, तो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू 2, अब आप क्या करोगे, यहाँ फर्स्ट दे दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करोगे, नाम दे दोगे, तो फ्रॉम फर्स्ट x की जगह 2 रख दो, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, अब 2 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ इसका साइन क्या है, प्लस का है, तो इधर जाएगा तो माइनस जाएगा, 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो आप क्या लिखोगे, हेंस यहाँ पे क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ऐसे आपको क्वेश्चंस क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो जो भी मैट्रिक्स आपको इक्वल दिखाएगा तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सबसे पहले क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, लेकिन उसके पहले आप चेक करोगे कि क्या हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उन मैट्रिक्स को इक्वल बोल देंगे, है ही नहीं, बट अगर इक्वल साइन लगा हुआ है तो कन्फर्म है कि उसमें जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसके पहले कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या याद रखना है कि मैट्रिक्स हमारे पास होती क्या है, ठीक है, इसका ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, इसकी रो पता होना चाहिए आपको इसको बोलते हैं, कॉलम पता होना चाहिए आपको क्या बोलते हैं, और अगर हमारे पास ए आई जे आई प्लस जे करके कोई स्टेटमेंट दे देता है तो इससे हमें क्या करना चाहिए, मैट्रिक्स जनरेट करके आना चाहिए। और हमने एक चीज क्या पढ़ी है कि अगर हमारे पास 12 ऑर्डर का हमारे पास एलिमेंट है, 12 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है, सॉरी 12 ऑर्डर का नहीं, 12 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, क्या है, एलिमेंट्स हैं, तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, इतनी चीजें हमने पढ़ी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ी है, रो मैट्रिक्स पढ़ी है, कॉलम मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, फिर हमने क्या पढ़ी है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, फिर हमने क्या पढ़ी है, डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, फिर हमने क्या पढ़ी है, स्केलर मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, फिर हमने क्या पढ़ी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, फिर हमने क्या पढ़ी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी है, और एक मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नल मैट्रिक्स, और इसी को बोल देते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। अच्छा, शॉर्ट में समझते हैं कि है क्या क्या चीजें। जीरो रो में क्या होगा, हमारे पास सिंगल रो होगी, 1x m टाइप का होगा। कॉलम में क्या होगा, एक रो होगा, मतलब m×n टाइप का होगा। स्क्वायर में क्या होगा, m×m टाइप की होगी, मतलब कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। डायगोनल क्या होंगे कि यहाँ बस एलिमेंट होंगे, बाकी यहाँ जीरो होगा, और ये m×n की होगी। और यहाँ स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेम आएंगे, मतलब 3 3 3, बाकी जीरो हो जाएगा। और ये भी हमारे पास 3x3 की होगी, मतलब ऑर्डर सेम रहेगा। आइडेंटिटी में क्या होगा, 1 1 1 होगा, जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा पूरा, और 3x3 की। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसमें हमारे पास एलिमेंट सिर्फ ऊपर के ट्राइंगुलर में रहे। ट्राइंगुलर बनाते हुए हम लिख देंगे, ये डायगोनल हो गया, और ये। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, तो डायगोनल और इसके नीचे के एलिमेंट सारे आ जाएंगे, ये ट्राइंगुलर। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जीरो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका आई है। इतनी चीजें आपको इससे याद रखनी है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दो हैं, वो कभी इक्वल होंगी अगर हमारे पास m×n और m×n है, और ए आई जे इक्वल टू क्या है, बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ये हमारे पास ऑर्डर दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह क्लास में बने रहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टे कंसिस्टेंट, इसी में हमारे पास क्या है, पावर है। आपको अगर मैथ सीखना है तो थोड़ी सी एफर्ट्स तो लगानी पड़ेंगे। बहुत इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, चलो।